हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आई होप आपने पिछले पार्ट ऑफ द रिटर्न चैप्टर को पूरा सुना है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि आप कौन से पर्सन्स को कौन से रिटर्न्स लगाने होते हैं और क्या ड्यू डेट है। आज हम रिटर्न चैप्टर के बचे हुए प्रोविजंस को कंप्लीट करेंगे। फोकस रखना रेलेवेंट प्रोविजंस में। नंबर 1 ध्यान दो, जीएसटी पेमेंट ड्यू डेट। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रिटर्न का ड्यू डेट, अब पढ़ेंगे पेमेंट का ड्यू डेट। तो आइए पेमेंट का ड्यू डेट, पर्सन और पेमेंट ड्यू डेट। पर्सन ऑप्टेड फॉर क्यूआरएमपी स्कीम। आपने क्या ऑप्ट किया? क्यूआरएमपी स्कीम। फोकस करना, क्यूआरएमपी का फुल फॉर्म क्या है? क्वार्टरली रिटर्न। सर मतलब रिटर्न तो क्वार्टरली लगता है, मंथली पेमेंट, लेकिन पेमेंट मंथली करना होगा। इसका मतलब अगर हम जैन फेब मार्च क्वार्टर की बात करें तो जैन का पेमेंट का ड्यू डेट अलग होगा, फेब का अलग होगा और पूरे क्वार्टर का अलग होगा, क्योंकि मंथली पेमेंट लिखा है यहाँ। क्यूआरएमपी का फुल फॉर्म ये क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो ध्यान से आप सुनो। सबसे पहले फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, अगर हमारे एग्जांपल में रहे हम तो जैन, तो जैन मंथ का पेमेंट का ड्यू डेट होगा 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और ये पेमेंट करना होता है पीएमटी 06 फॉर्म से। तो सर 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ का मतलब 25th ऑफ फेब जैन के लिए। सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर मतलब फेब मंथ के लिए पेमेंट का ड्यू डेट क्या होगा हमारे एग्जांपल में? 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ मतलब 25 मार्च। और फाइनल पेमेंट ऑफ द क्वार्टर इंक्लूडिंग थर्ड मंथ, और तीसरे मंथ का तो पूरे रिटर्न के साथ ही पेमेंट लग जाएगा। तो पूरा रिटर्न कौन सा होता है इनका? सर लिखा हुआ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। इसका मतलब ये हुआ सर जैन मंथ के लिए पेमेंट का ड्यू डेट है 25 फेब को, फेब मंथ का पेमेंट का ड्यू डेट है 25 मार्च को, लेकिन पूरे मार्च मंथ का और पूरे क्वार्टर का जो डिफरेंस पेएबल अभी बच रहा है वो पूरा पेमेंट करना है जब पूरे क्वार्टर का रिटर्न उसके अगले महीने लगेगा। मतलब जैन फेब मार्च क्वार्टर का रिटर्न कब लगता है? सर रिटर्न का ड्यू डेट जनरली 20th है। बेटा आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, 20 तारीख कैसे बोला आपने? ये क्यूआरएमपी स्कीम है। तो सर इसका मतलब ये हुआ क्यूआरएमपी स्कीम में या तो 22 तारीख या 24 तारीख रिटर्न का ड्यू डेट होता है, और उसी के साथ हमको बचा हुआ टैक्स का पेमेंट पूरे क्वार्टर का करना है, जिसमें मार्च का भी पेमेंट हो जाएगा। तो देखिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 3B रिटर्न। तो आई होप आपको समझ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। अच्छा ये पढ़ाने की जरूरत है, कंपोजिशन वालों का रिटर्न तो एनुअली लगता है, मालूम होना चाहिए। रिटर्न के साथ टैक्स का पेमेंट का ड्यू डेट नहीं है सर, इनका एवरी क्वार्टर एक सीएमपी 08 करके फॉर्म है, उसको लगाते वक्त ही टैक्स का पेमेंट होता है, और जिसका ड्यू डेट हमको ऑलरेडी पता है। एवरी क्वार्टर एंड के बाद 18 तारीख को हम टैक्स का पेमेंट करते हैं। तो जैसे कोई भी एक क्वार्टर ले लो, अप्रैल में जून ले लो, तो अप्रैल में जून एंड कब होता है? 30th जून को। उसके बाद 18th ऑफ जुलाई को आपको टैक्स का पेमेंट करना होगा उस क्वार्टर का, और ऐसे ही कैलकुलेशंस आगे कर लेना। नेक्स्ट केस, ऑल अदर पर्संस, और बाकी बचे पर्सन जो लोग रिटर्न्स अपने लगाते हैं उन लोगों का पेमेंट का टैक्स का ड्यू डेट क्या है? सर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, मतलब जब रिटर्न लगेगा उसी के साथ टैक्स का पेमेंट करने का ड्यू डेट आ जाएगा और कर देना। सर एक बार और पेमेंट की ड्यू डेट फटाफट में क्लियर कीजिए। देखो क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करोगे तो पहला मंथ ऑफ द क्वार्टर और सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर के नेक्स्ट मंथ की 25 तारीख रहेगी, और लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर या पूरा क्वार्टर का ही रिटर्न जब लगेगा तब बचा हुआ टैक्स का पेमेंट कर देना। अब बात करें कंपोजिशन स्कीम की, तो कंपोजिशन स्कीम सीएमपी 08 के थ्रू क्वार्टरली पेमेंट्स करते हैं टैक्स का, और बाकी बचे पर्सन जब रिटर्न लगाते हैं तभी टैक्स का पेमेंट करते हैं, मतलब रिटर्न के साथ टैक्स का पेमेंट का भी ड्यू डेट आ जाता है। आगे बढ़ता हूं। रिटर्न्स कैन नॉट बी फाइल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एज पर रिटर्न। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, रिटर्न फर्निश फाइल ही नहीं हो पाएगा अगर आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना, रेस्ट्रिक्शंस ऑन रिटर्न या स्टेटमेंट फर्निशिंग। मतलब अगर आप जीएसटीआर 1 या 3B लगाना चाहते हो तो उस पर रेस्ट्रिक्शन है, मतलब लॉ बोलता है हम लगाने नहीं देंगे कुछ केसेस में। अब आपका सवाल कब? आइए दो अलग अलग केस समझते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन नॉट अलाउड टू फर्निश जीएसटीआर 3B फॉर अ टैक्स पीरियड। मतलब पहला केस आपको 3B अलाउड नहीं है। सर 3B हमको कब अलाउड नहीं है? आप ध्यान देना, बहुत फोकस करना। इफ द रिटर्न मतलब जीएसटीआर 3B फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड, इसका मतलब ये हुआ पुराने टैक्स पीरियड का आपका 3B हैज नॉट बीन फर्निश। पुराने टैक्स पीरियड का 3B लगाना पेंडिंग है, तो लॉ कहता है पुराना ही नहीं हुआ तो अभी का कैसे लगेगा? जब तक पुराना नहीं लगेगा तब तक नया रिटर्न हम लगाने नहीं देंगे, इस बात को ध्यान देना। और देखो यहां खत्म नहीं हुआ अभी, ऑब्लिक मतलब और स्टेटमेंट जीएसटीआर 1 फॉर द सेड टैक्स पीरियड हैज नॉट बीन फर्निश्ड। अब ध्यान दो, ये वाला पूरी लाइन पे अलग से फोकस करो। इसका मतलब ये हुआ जिस टैक्स पीरियड का मैं 3B लगाने वाला हूं, अगर उस टैक्स पीरियड का 1 नहीं लगा तो मैं 3B नहीं लगा पाऊंगा। इसका मतलब ये पुराने टैक्स पीरियड की बात नहीं कर रहा है, ये करंट मंथ की बात कर रहा है। एग्जांपल लेकर समझते हैं।
आपको अप्रैल मंथ का जीएसटीआर 3B लगाना है, तो लॉ कह रहा है एक बात कि आपका मार्च या उससे पुराने मंथ का सारे मंथ का जीएसटीआर 3B लगा हुआ होना चाहिए। सर समझ आ गया, ये पार्ट तो आपने पहले ही बता दिया था। अब आपने 1 को लेकर भी कुछ कहा था, अगर आपको अप्रैल मंथ का जीएसटीआर 3B लगाना है तो लॉ कहता है अप्रैल मंथ का जीएसटीआर 1 लगा हुआ होना चाहिए, और आपको पता है 3B से पहले जीएसटीआर 1 का ही ड्यू डेट आता है। तो अप्रैल मंथ का 3B लगाने के लिए अप्रैल मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल्ड होना चाहिए, नहीं तो आप 3B नहीं लगा पाओगे। और लॉजिकल भी है, अरे बेटा अगर आप 3B लगाओगे तभी तो उनको आपकी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल का पता चलेगा, तो तभी 3B लग सकता है। अगर 1 ही नहीं लगाओगे तो 3B कैसे लगेगा? लॉजिकल है। सर बात समझ आ गई? सिंपल वर्ड में अप्रैल मंथ का 3B लगाना है तो अप्रैल से पुराने मंथ का 3B लगा हुआ होना चाहिए और अप्रैल मंथ का 1 लगा हुआ होना चाहिए, बात खत्म। इट्स एज सिंपल एज दैट। और क्या समझाओ? एक और रेस्ट्रिक्शन पढ़ते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन नॉट अलाउड टू फर्निश जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फॉर अ टैक्स पीरियड। अब रेस्ट्रिक्शन जीएसटीआर 1 या आईएफएफ पर है। कब नहीं फर्निश कर पाओगे? ये बहुत सिंपल है, अगर पुराने टैक्स पीरियड का 1 नहीं लगाया तो, और पुराने टैक्स पीरियड का 3 भी नहीं लगाया तो। नॉट फर्निश्ड प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड, जैसे क्यूआरएमपी वालों की अगर हम बात करें तो क्वार्टरली टैक्स पीरियड उनका क्वार्टरली होता है, और बाकी बचे लोगों का प्रीसीडिंग मंथ मतलब मंथ्स होता है। सिंपल है, यहां प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड बोलने से हो जाएगा। सर बहुत सिंपल लगा, जीएसटीआर 1 या आईएफएफ करंट मंथ का हम नहीं लगा पाएंगे अगर पुराने मंथ का जीएसटीआर 1 सारा नहीं लगा हुआ है तो। 1 आईएफएफ नहीं होता, पुराने पीरियड का 1 नहीं लगा हुआ है तो। यहां ध्यान देना, मैंने आईएफएफ नहीं बोला, सिर्फ 1 नहीं लगा तो प्रॉब्लम है। आईएफएफ आप लगाओ नहीं लगाओ ऑप्शनल है, 1 लगा हुआ होना जरूरी है। तो करंट टैक्स पीरियड का अगर आपको 1 लगाना है तो पुराने टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 लगा हुआ होना चाहिए। और दूसरी बात, करंट टैक्स पीरियड का अगर आपको जीएसटीआर 1 लगाना है तो पुराने टैक्स पीरियड का 3B जिसका ड्यू हो चुका है वो सारे लगे हुए होने चाहिए, तब आप 1 लगा सकते हो। तो सर रेस्ट्रिक्शंस इतने सिंपल है कि याद करने लायक कुछ नहीं है, लॉजिकली याद हो रहा है। करंट टैक्स पीरियड का 3B लगाना है तो पुराने टैक्स पीरियड का 3B लगा होना चाहिए, और करंट टैक्स पीरियड का 3B लगाना है तो करंट टैक्स पीरियड का आपका 1 भी लगा हुआ होना चाहिए, बात खत्म। अब 1 की बात कर लेते हैं। करंट टैक्स पीरियड का अगर आपको 1 लगाना है तो पुराने टैक्स पीरियड का 1 लगा हुआ होना चाहिए, और करंट टैक्स पीरियड का अगर आपको 1 लगाना है तो पुराने टैक्स पीरियड का 3B भी लगा हुआ होना चाहिए। या यूं कह लो, करंट टैक्स पीरियड का 1 लगाने के लिए पुराने टैक्स पीरियड का 1 3B दोनों लगा हुआ होना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में इसको सिंपल लिख सकते हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता इतनी मेहनत वाली चीज है, बहुत सिंपल है, याद कर लो। एक लाइन है वो पढ़ लो, हाउ एवर द गवर्नमेंट में अलाउ बाई नोटिफिकेशन इन प्रेस्क्राइब केसेस। देखो ये एक एक्सेप्शन है कि गवर्नमेंट कुछ प्रेस्क्राइब केसेस में नोटिफिकेशन के थ्रू कह देगा कि ऐसे ऐसे सिचुएशंस में अगर आपका पुराना रिटर्न नहीं भी लगा हुआ तब भी आप नए पीरियड का रिटर्न लगा सकते हो। तो वो नोटिफिकेशन में जब आएगा तब आएगा, आप एक लाइन खाली नॉलेज के लिए लर्न कर लो। आगे बढ़ता हूं फर्स्ट रिटर्न के बारे में। सर फर्स्ट रिटर्न का मतलब क्या होता है? मतलब आपका रजिस्ट्रेशन लेने के बाद जो पहला रिटर्न लगेगा। सर समझ आ गया, जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन लिया तो मैं पहला 3B लगाऊंगा ना, तो वो हो गया फर्स्ट रिटर्न। तो फर्स्ट रिटर्न के लिए लॉ ने कुछ कहा है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जिसने आउटवर्ड सप्लाई की है। सर कब की है? इन द पीरियड बिटवीन रजिस्ट्रेशन लायबल डेट टिल रजिस्ट्रेशन ग्रांट डेट। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए आप 1 अप्रैल को ही रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गए थे, बट रजिस्ट्रेशन आते आते समय लग गया और रजिस्ट्रेशन ग्रांट आपको 6 अप्रैल को हुआ। बात समझ आ रही है ना? 1 अप्रैल को आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल थे, बट रजिस्ट्रेशन ग्रांट आपको 6 अप्रैल को हुआ। तो मैं बात कर रहा हूं 1 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच में आपने जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई की है उसकी डिटेल आपको डिक्लेयर करनी होगी अपने पहले रिटर्न में। तो सर ये तो लॉजिकल है, उसकी डिटेल हम 1 में ही पहला ही रिटर्न में देंगे, और कब देंगे? अरे भाई रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने के बाद, रजिस्ट्रेशन ग्रांट से पहले भी अगर ट्रांजैक्शन किया है लायबल डेट से ग्रांट डेट के बीच में, तो उसकी डिटेल, उसका भी तो हमको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लायबल तो पहले ही हो चुके हैं 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से 6 अप्रैल के जितने भी मैंने आउटवर्ड सप्लाई के ट्रांजैक्शन किए उसकी डिटेल मुझे डिक्लेयर करनी होगी अपने पहले रिटर्न में। लॉजिकल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अमेंडमेंट या रेक्टिफिकेशन। सर रिटर्न लगने के बाद, फर्निश होने के बाद, क्या उसमें हम अमेंडमेंट या रेक्टिफिकेशन मतलब बदलाव कर सकते हैं क्या? ध्यान से सुनना। आफ्टर फर्निशिंग एनी रिटर्न, इफ एनी एरर, ओमिशन, मिस्टेक आर डिस्कवर्ड, कोई भी गलती मिली, डिटेल्स फर्निश्ड इन सच रिटर्न्स कैन बी रेक्टिफाइड। अमेंडमेंट ध्यान दो, पहले बदलाव किया जा सकता है, रेक्टिफाइड या अमेंड चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन कीवर्ड है इन द subsequent period return when the same are noticed
इन द अमेंडमेंट टेबल। अच्छा सर, अब समझ आया। मान लीजिए हमने कोई भी मंथ ले लीजिए, अक्टूबर मंथ का रिटर्न नवंबर में लगा दिया और बाद में पता चला रिटर्न में कुछ गलतियां रह गई थी, तो क्या उन गलतियों को चेंज किया जा सकता है? आंसर इज यस। लेकिन आप जो अक्टूबर मंथ का रिटर्न नवंबर में फाइल किया, उस रिटर्न में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। उसके आने वाले टैक्स पीरियड, मतलब नवंबर का जब रिटर्न लगेगा या उसके बाद के टैक्स पीरियड का अगर रिटर्न लगेगा, उन रिटर्न में एक अमेंडमेंट टेबल दी जाती है, उसके अंदर आप डिटेल बताओगे। आई होप आपको समझ आ गया। सर इसका मतलब ये हुआ, जो रिटर्न लग गया वो लग गया, उसके अंदर कुछ गलती रह गई तो अब उस रिटर्न को खोलकर रिवाइज नहीं किया जा सकता। आने वाले पीरियड में जब रिटर्न लगाओगे, वहां एक अमेंडमेंट टेबल दिया जाता है, उसमें आप डिटेल बता दो आपकी क्या क्या मिस्टेक हो गई थी और क्या करेक्ट होना चाहिए। आपका उसके बेसिस पर रिटर्न चेंज ऑटोमेटिकली सिस्टम में हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आप आने वाले टैक्स पीरियड के रिटर्न में ही अमेंडमेंट टेबल में डिटेल फर्निश करोगे। सर पक्का समझ आ गया। सच पर्सन शेल ऑल्सो बी लायबल टू पे टैक्स एंड इंटरेस्ट इन केस देयर इज शॉर्ट पेमेंट। ये तो हमको लॉजिकल लगता है। सर अगर हमने अक्टूबर मंथ का रिटर्न में कुछ गलती कर दी थी नवंबर में जब लगाए थे, और उसमें टैक्स का पेमेंट अगर शॉर्ट रह गया था और आने वाले पीरियड में हम अमेंडमेंट टेबल में उसका अगर रेक्टिफिकेशन डालते हैं, तो लॉ कहता है अगर शॉर्ट पेमेंट किया था तो उसका पेमेंट भी करना होगा और इंटरेस्ट भी देना होगा। हाउएवर नो रेक्टिफिकेशन सेल बी अलाउड आफ्टर द अर्लियर। अच्छा सर, रेक्टिफिकेशन करने का भी मैक्सिमम कब तक कर सकते हैं, उसका ड्यू डेट लॉ ने दिया है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, पहले समझो। अर्लियर ऑफ द टू, तो दो में से अर्लियर 30th नवंबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर टू विच एरर पर्टेन्स। जिस फाइनेंशियल ईयर का किसी मंथ का रिटर्न में गलती हुई है, उस फाइनेंशियल ईयर का गलती को ठीक करने के लिए नेक्स्ट ईयर का 30th नवंबर दिया है लॉ ने, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न, या फिर एनुअल रिटर्न जिस दिन आप लगाओगे उस फाइनेंशियल ईयर का, वो डेट विच एवर इज अर्लियर। सर एग्जांपल से बताइए। तो चलिए हम फाइनेंशियल ईयर लेते हैं 2023-24, और उसमें से कोई एक मंथ का रिटर्न में गड़बड़ हो गई थी। कोई भी मंथ ले लो, चलो अक्टूबर ही ले लेते हैं। अक्टूबर 2023 मंथ का रिटर्न में मिस्टेक था जिसको आपको रेक्टिफाई करना है, और मान लो आप सवाल सिर्फ इतना से, इसको मैं मैक्सिमम कब तक रेक्टिफाई कर सकता हूं, लास्ट डेट बताइए सर। आइए बताता हूं, नीचे दो डेट में से अर्लियर लॉ कहता है नेक्स्ट ईयर का 30th नवंबर, मतलब 30th नवंबर 2024, या फिर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जब क्या लगाओगे, एनुअल रिटर्न लगाओगे, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो जिस दिन आप क्या लगाओगे, एनुअल रिटर्न लगाओगे, उस दिन। ये देख लो पूरा। सर समझ आ गया। फाइनेंशियल ईयर 23-24 का किसी भी मंथ में अगर रिटर्न में मिस्टेक रह गई थी तो हम उसको कब तक रेक्टिफाई कर सकते हैं, 30th नवंबर 2024, या फिर एनुअल रिटर्न जिस दिन 23-24 का लगेगा। दोनों डेट में से जो अर्लियर होगी वो होगी लास्ट डेट जिस दिन आप कोई गलती को ठीक कर सकते हैं। तो अब इन दोनों में से क्या लेना है सर? इन दोनों में से जो डेट अर्लियर होगी वो लेना है। आप चाहो तो ऐसे लिख कर रख लो, और अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। तो नो रेक्टिफिकेशन सेल बी अलाउड। अच्छा सर, कुछ केस में रेक्टिफिकेशन अलाउड नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड है। कब? विद रेस्पेक्ट टू एरर ओमिशन डिस्कवर्ड बाय टैक्स अथॉरिटीज। बस इतना जान लो, आपका टैक्स अथॉरिटी ने कभी कोई एरर ओमिशन डिस्कवर किया, कब किया? स्क्रूटनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन। आपका कभी स्क्रूटनी हुआ, ऑडिट हुआ, इंस्पेक्शन हो, उस दौरान डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने, टैक्स अथॉरिटीज ने आपकी कुछ एरर और मिस्टेक को पकड़ा है, ढूंढा है, उनको मिला, तो लॉ कहता है ऐसे केस में आपको रेक्टिफिकेशन परमिशन ही नहीं है। इसका मतलब सिंपल कर देता हूं, आपने अक्टूबर मंथ के रिटर्न में कुछ मिस्टेक की थी, उसकी गलती आपने खुद नहीं पकड़ी। किसी दिन मान लो मार्च 2024 को डिपार्टमेंट वाले आपके यहां स्क्रूटनी कर रहे थे और पकड़ा गया वो मिस्टेक। अब आप कह रहे हैं अरे अरे ये मिस्टेक मिल गई, मैं रिटर्न में ठीक कर दूंगा। लॉ कहता है अब आपको परमिशन नहीं है रिटर्न में ठीक करने का। हाँ, अब आपके मन में एक सवाल है, सर अगर रिटर्न में गलती ठीक नहीं हुई तो क्या टैक्स का पेमेंट अगर डिफरेंस पेएबल है तो क्या वो पे नहीं हो पाएगा? आंसर इज वो पे करना पड़ेगा। मैंने कब कहा टैक्स का पेमेंट वो लोग रोक देंगे, वो सिर्फ आपको रेक्टिफिकेशन नहीं करने देंगे, बस इतना जानो। टैक्स का रिकवरी वो करेंगे आपसे, सिर्फ और सिर्फ आपको रेक्टिफिकेशन करने का परमिशन वो नहीं देंगे। दैट्स इट, इतना याद कर लो। सर समझ आ गया, आगे बढ़िए। चलो आगे बढ़ते। टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग रिटर्न्स फॉर द पीरियड प्रायर टू ऑप्टिंग फॉर और एग्जिटिंग फ्रॉम। दो चीजें हैं, ऑप्टिंग फॉर और एग्जिटिंग।
मतलब या तो आप चूज कर रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं, ऑप्टिंग फॉर और एग्जिटिंग फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम। अच्छा सर अब समझा, या तो कंपोजिशन से रेगुलर टैक्स पेयर बन रहे हैं, नॉर्मल टैक्स पेयर बन रहे हैं, या फिर नॉर्मल टैक्स पेयर से कंपोजिशन में जा रहे हैं। तो लॉ कह रहा है जो पुराना आपका स्कीम था उसके रिटर्न्स का क्या। आइए जानते हैं। अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं कंपोजिशन स्कीम तो प्रोविजन इधर है, और अगर आप एग्जिट कर रहे हैं कंपोजिशन स्कीम से तो प्रोविजन इधर है। ध्यान दो बात पे। पहले हम जानते हैं ऑप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ हम नॉर्मल टैक्स पेयर से कंपोजिशन में जा रहे हैं। तो लॉ क्या कहता है देखो, सेल्फ फर्निश जीएसटीआर 1 या 3B। सर ऑब्वियसली नॉर्मल टैक्स पेयर को या तो 1 या 3B लगाना होता है, तो आपको फर्निश करना पड़ेगा अपना 1 और 3B फॉर द प्रायर पीरियड टिल द, पुराने पीरियड का 1 या 3B लगाना होगा। कब तक? टिल द अर्लियर ऑफ, लेकिन मैक्सिमम लास्ट डेट आपको दिया है अर्लियर ऑफ ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच कंपोजिशन स्कीम ऑप्टेड। जिस साल आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया उस साल का सितंबर मंथ का रिटर्न का जो ड्यू डेट होगा। सर सितंबर मंथ के रिटर्न का ड्यू डेट नॉर्मली अक्टूबर में होता है, अक्टूबर 20 वगैरह या 22 24, तो अक्टूबर में लगता है रिटर्न, तो वो डेट। या फिर और अब एक चीज आपको क्लियर करना है मेरे को, ज्यादातर जगह लॉ ने अमेंडमेंट्स लाए और जहां जहां सितंबर था उसको नवंबर कर दिया, लेकिन यहां पर लॉ ने अभी तक नवंबर नहीं किया बोलकर मैं पढ़ा रहा हूं, जो है लॉ में वही। तो याद रख लेना, अगर आप नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन में जा रहे हैं तो नॉर्मल स्कीम के जितने भी आपके बचे हुए रिटर्न है 1 और 3B, वो कब तक लगाने हैं आपको? उन पीरियड्स का अर्लियर ऑफ द टू, ड्यू डेट ऑफ सितंबर मंथ रिटर्न। मतलब जब आप कंपोजिशन स्कीम ले रहे हैं उस स्कीम में आने के बाद जो सितंबर आएगा, उस सितंबर का जब रिटर्न लगेगा, सर कब लगता है? नॉर्मली 20 अक्टूबर, एक बार के लिए लिख देता हूं ना, 20 अक्टूबर होगा वो डेट, और डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न फॉर सच पीरियड, या फिर जिस दिन आप एनुअल रिटर्न लगाओगे तो यहां एनुअल रिटर्न फर्निशिंग डेट होगा, एनुअल रिटर्न डेट जिस दिन आप लगाओगे, विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर तो यहां पे भी है। और इजी करने के लिए मैं आपको इतना कहता हूं, ऊपर आपने पढ़ा था 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न डेट विच एवर इज अर्लियर, यहां पढ़ रहे हो आप सितंबर मंथ का रिटर्न का ड्यू डेट, या ध्यान से सुना, सितंबर मंथ के रिटर्न का ड्यू डेट या एनुअल रिटर्न का फाइलिंग डेट विच एवर इज अर्ली। जब आप रेगुलर टैक्स पेयर से कंपोजिशन में जाते हो तब के लिए लॉ ने कहा। थोड़ा लर्निंग करो, फोकस करो, आगे बढ़ते हैं। अब आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर जा रहे हैं, मतलब अब आप कौन सी स्कीम ले रहे हैं? नॉर्मल टैक्स पेयर वाली स्कीम में जा रहे हैं, तो आपको पुराने पीरियड का लॉ कहता है CMP 08 भी भरना होगा और GSTR 4 भी लगाना होगा। बट सवाल है कब तक? तो देखो लॉ क्या कह रहा है, टिल द 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर इन विच डेट ऑफ विड्रॉल फॉल्स। एकदम सिंपल है ये तो सर। जिस दिन आप कंपोजिशन स्कीम को विड्रॉ करोगे, ऑब्वियसली रेगुलर टैक्स पेयर बन रहे हो ना आप, तो कोई एक एग्जांपल ले लो ना, कोई भी एक डेट बोल दो ईयर का। सर हम बोलेंगे आपको 25 नवंबर, तो अब आप बताओ 25 नवंबर कौन सा क्वार्टर में आता है? सर अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर आता है, तो 25 नवंबर का क्वार्टर एंड कब होगा? 31 दिसंबर को। उसके बाद जो 18 तारीख आएगी उसमें आपको CMP 08 भर के टैक्स का पेमेंट करना है। तो सर नॉर्मली भी तो कंपोजिशन वाले क्वार्टर एंड के बाद ही करते हैं, तो बस आंसर वही है, आपको इतना ही समझाना है। क्वार्टर एंड के बाद जो 18 तारीख आएगी उसी में टैक्स का पेमेंट करना है, ये आपको पहले से पता है। एंड GSTR 4 कब तक लगाना है? सर टिल 30th अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग विच सच विड्रॉल फॉल। सर ये भी सिंपल है, जिस साल आप कंपोजिशन स्कीम को विड्रॉ करेंगे उसके बाद जो 30 अप्रैल आएगा वो, तो सर ये तो वैसे भी वही था आंसर, कंपोजिशन स्कीम में ईयर एंड होने के बाद 30 अप्रैल, और अगर कंपोजिशन स्कीम को बीच में छोड़ दिया तब भी ईयर एंड होने के बाद ही 30 अप्रैल आंसर है। सर बड़ा इजी था कंपोजिशन स्कीम। मतलब कंपोजिशन स्कीम में ड्यू डेट आपको लर्न नहीं करनी, जो आपने पहले लर्न की थी वही रहेगी। सवाल इतना ही है, आपने बीच में छोड़ दिया, डजंट मैटर, ड्यू डेट जो आनी चाहिए थी वही आएगी। सर ये वाला तो बड़ा इजी था। नेक्स्ट प्रोविजन हमारा रिटर्न का साइनिंग। GSTR रिटर्न जब हम लगाते हैं तो उसको साइन कैसे करते हैं? लॉ कहता है इलेक्ट्रॉनिकली साइन करना है। टैक्स पेयर इलेक्ट्रॉनिकली साइन कैसे करेंगे? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू करेंगे। ये किनके लिए लॉ ने मैंडेटरी कर दिया ये देख लो पहले, कंपनी और LLP के लिए। मतलब एक कंपनी, कॉर्पोरेट या फिर लोकल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इनके लिए लॉ ने कहा DSC के थ्रू ही, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू ही आपको ई-वेरीफाई, ई-साइन करना है अपने रिटर्न्स का। बाकी लोगों को क्या कहा लॉ ने? आप चाहो तो DSC यूज करो, चाहो तो ई-साइन कर दो, जो आधार बेस्ड OTP होता है उसके थ्रू वेरीफाई कर लो, या फिर EVC इलेक्ट्रॉनिकली वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, उसको आप इंसर्ट कर देना
पोर्टल पर आपका रिटर्न वेरीफाई हो जाएगा, साइन हो जाएगा और लग जाएगा। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। सर रिटर्न का सिग्नेचर कैसे किया जाता है रिटर्न में? इलेक्ट्रॉनिकली। कंपनी एलएलपी को तो मैंडेटरी है डीएससी के थ्रू ही करना, बाकी लोगों को डीएससी भी अलाउड है, ई वेरिफिकेशन भी अलाउड है, आधार बेस्ड ओटीपी, ई साइन आधार बेस्ड ओटीपी वेरिफिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड ईवीसी, उसके थ्रू भी रजिस्टर्ड मोबाइल में आ जाएगा ओटीपी, उसके थ्रू आप वेरीफाई कर लो अपने रिटर्न। आगे बढ़ता हूं। नोटिस टू नॉन फाइलर, जो लोग अपने रिटर्न नहीं लगाते उनको भेजा जाएगा प्रेम पत्र। लॉ कहता है रिटर्न नहीं लगाओगे तो हम भेजेंगे आपको नोटिस। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फर्निश ए रिटर्न, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड और आपने अपना रिटर्न नहीं लगाया, नोटिस शैल बी इश्यूड। कब इश्यू करते, ध्यान देना एक चीज, आफ्टर 5 days ऑफ ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न। लॉ कहता है बेटा आपने अपना रिटर्न नहीं लगाया तो हम आपको रिटर्न लगाने की ड्यू डेट के बाद 5 दिन तक तो नोटिस देंगे नहीं, वो 5 दिन बीत जाने दो, अगर उसमें भी नहीं लगाया तो हम आपको भेजेंगे एक प्रेम पत्र नोटिस कि बेटा अपना रिटर्न नहीं लगाया तो लगाओ। कोई के पास भी नोटिस आता तो वो नॉर्मली डर जाता है, तो लॉ कहता है ये नोटिस हम तुरंत नहीं भेज देंगे, अगर ड्यू डेट के तुरंत बाद, ड्यू डेट के बाद हम 5 दिन वेट करेंगे, उसके बाद ही नोटिस भेजेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अप्रैल मंथ का रिटर्न लगाने का ड्यू डेट मान लो 20 मई है और आपने 20 मई को रिटर्न नहीं लगाया तो आपको ये नोटिस 25 मई के बाद आएगा, 20 से 25 मई के बीच में वो नहीं भेजेंगे। तो आफ्टर 5 days ऑफ ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न आपको एक नोटिस भेजा जाएगा और रिक्वायरिंग हिम कहा जाएगा टू फर्निश सच रिटर्न विद इन 15 days ऑफ सच नोटिस, और आपको कहा जाएगा कि रिटर्न लगाओ विद इन 15 days ऑफ सच नोटिस। नोटिस जिस दिन मिला आपको वहां से 15 दिन के अंदर ये रिटर्न लगाओ, तो नोटिस से 15 दिन जरूर दिया जाएगा आपको रिटर्न लगाने।